हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज अपना टॉपिक रहेगा करंट डेंसिटी। जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उन्होंने में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। आज है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को अपनी जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। किसे जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या होती है करंट डेंसिटी? कि किसी कंडक्टर के, मान लिया मेरे पास कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया, अब ये इसका जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे इसको पर यूनिट एरिया मानो। किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर, पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर। अब इसकी बात करें अपने पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो होगा वही क्या कहलाएगा? अपना करंट डेंसिटी। रिपीट कर देता हूं, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया के, पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल सकते हैं, जो करंट फ्लो होगा वही क्या कहलाएगा? अपना करंट डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, देखो, ठीक है। अब मैंने कुछ इसको इस प्रकार रखा हुआ है। किस प्रकार रखा हुआ है? कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, ठीक है। इसका मान लीजिए थोड़ा सा पार्ट, मान लीजिए इसका जो पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इस प्रकार, इसका जो परपेंडिकुलर होगा कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। इसका जो परपेंडिकुलर होगा कहाँ होगा? बाहर। तो उसको मैं कुछ इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं इसका, या इसको इस प्रकार मान लो खड़ा, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अगर इस प्रकार मानना है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में। अगर इस प्रकार मानते हो आप तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, नॉर्मल हो गया। इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा वही क्या होगा? अपना करंट डेंसिटी। डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो होगा वही क्या होगा? करंट डेंसिटी। देखो, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया, बट करंट शुड नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। जो उसके नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो करंट फ्लो होगा वही क्या होगा? अपना करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट अपॉन में एरिया, ठीक है। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे वेक्टर से। इलेक्ट्रिक करंट को आई से, एरिया को ए से। तो जे वेक्टर इक्वल्स टू आई अपॉन में ए। ये हो गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगी अपने को पता है? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। ये क्या है? एरिया। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी करंट डेंसिटी क्या होती है। अब देखो, करंट डेंसिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि अपने को पता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है जो करंट, पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट होगा वो क्या होगी? करंट डेंसिटी। तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास करंट डेंसिटी है। अगर मान लो मेरे पास जो एरिया वेक्टर है वो किसी थीटा एंगल पे हो, तो देखो, इफ ए सरफेस एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, जो इसका सरफेस एरिया है जिसको अपने बोलते हैं वो क्या है? किसी थीटा एंगल पे है, परपेंडिकुलर नहीं है। एंड इट्स नॉर्मल मेक एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ करंट, देन करंट डेंसिटी। मान लो मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में दिखा रखा है, देखो मैंने करंट आपको, और इस करंट की डायरेक्शन से कोई जो सरफेस एरिया मैंने किसी थीटा एंगल पे ले लिया करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। और अपने को क्या पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है उसमें जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस एरिया के। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो देखो इसके थीटा एंगल पे था तो मैंने इसको क्या किया? कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ये थीटा एंगल, तो जिस डायरेक्शन में थीटा हो कौन सा हो जाएगा? कोस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर साइन। तो ये क्या होगा? डेल्टा ए कोस थीटा, क्योंकि मैंने जो इसका सरफेस एरिया लिया है वो डेल्टा ए लिया है। यहां लिख देता हूं आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, डेल्टा ए। तो ये हो गया डेल्टा ए कोस थीटा और ये हो गया डेल्टा ए साइन। अब देखो करंट भी इसके क्या आ गया? कोस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आ गया, सॉरी इसके परपेंडिकुलर आ गया एरिया के। कौन सा कंपोनेंट है? कोस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, जे करंट कितना है? आई, और इसके परपेंडिकुलर देखो कौन सा है? ये थीटा, ये तो क्या था? किसी थीटा एंगल पे था। ये क्या था? इसके करंट देखो दोनों एक डायरेक्शन में आ गए ना, इसका कोस कंपोनेंट और साइन तो परपेंडिकुलर रह गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखो आई, आई को मैं इधर ले तो जे डेल्टा ए
कोस। अगर वेक्टर रूप में लिखोगे अपने को कहता है करंट, तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर। अगर डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो ये था मेरे पास करंट डेंसिटी। रिपीट करता हूं डेफिनेशन, करंट डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया के जो परपेंडिकुलर करंट फ्लो होगा। अब देखो इस कंपोनेंट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और इसमें परपेंडिकुलर में जो करंट फ्लो होगा वही क्या कहलाएगी, अपनी करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। मतलब मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उनका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इन मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बिकॉज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किन के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो किसी मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो किन के कारण मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण मिलता है। एक बात तो आपको याद रखनी है कि हमेशा याद रखना, मेटल्स के अंदर जो अपने को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो किन के कारण मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फ्लो होंगे, तभी तो अपने को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। देखो, वी नो दैट मैटर इज मेड अप फ्रॉम एटम्स। जो मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। देखो, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन नियर बाय द न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बताता हूं। ये क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियो के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियो में क्या होता है, सॉरी, प्रोटॉन होता है। और इस न्यूक्लियो के चारों ओर प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये बाउंडेड होगा, फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स और कम हो जाएगा, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा और कम हो जाएगा। ये बात बताने कह रहा है। देखो, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन नियर बाय द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, आर बाउंडेड, वो बाउंड होंगे बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट फोर शेल्स आर बाउंडेड लूजली इन कॉम्प्रेक्शन, सो फॉर इलेक्ट्रॉन कैन बी सेपरेटेड इजिली फ्रॉम द एटम। देखो, जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लग रहा है, लेस लग रहा है, मतलब लूज लग रहा है, उनको अपने इजीली क्या कर सकते हैं, यहां से फ्री कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया, मान लो इस एटम को थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे, तो जिनके बीच में लूज अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाए और एटम के अंदर फ्रीली मूव कर सके। और उसको क्या बोलते हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो फ्री हो गया उसको फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी। देखो, फॉर फ्रिक्शन और हीट फ्यू मतलब थोड़ी बहुत उसको हीट देंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली फ्री हो जाएगा। हीट फ्यू, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन द फ्री स्पेस ऑफ एन एटम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल फ्री हो जाएगा और एटम में, स्पेस में इजीली वहां पे मूव कर सकेगा। दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको अपने क्या बोल देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द एटम्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन escape आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, जो मेटल होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता। जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, देखो
जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे लूज होगा उनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इतना मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर कोलाइड विद द स्टैटेड आयंस इन द लैटिस causing the path of motion of the free electron in the conductor to be random। तो ये बात आपको क्या समझा रहा है कि देखो मैं आपको यहां पे दोबारा बताता हूं, ये मेरे पास क्या एक कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां से अपने 3 इलेक्ट्रॉन शो किए तो अपनी पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे उस कंडक्टर के अंदर, थोड़े बहुत टेम्परेचर के बीच में लूज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। मैं इसको यहां पे डॉट से शो कर रहा हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, टकराने के बाद प्रत्येक ईच इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट होगा वो रैंडमली क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इस साइड जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो इस साइड जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो जिसका पाथ नीचे की तरफ है, कोई दूसरा इसके अपोजिट साइड में जाएगा। मतलब सभी का पाथ क्या होगा, अलग अलग होगा। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो पाथ होगा वो क्या होगा, रैंडमली अलग अलग होगा। मतलब किसी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद जो इनका पाथ होगा वो रैंडमली क्या होगा, अलग अलग होगा उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। देखो, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर देयर एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसी हुई ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करूं। मैंने आपको बताया था जब वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, टकराया इससे, टकराने के बाद इसका पाथ ये होगा। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया उसका पाथ मान लो, अब दोनों की साइड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों की साइड क्या है, मान लो कोई इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो इन दोनों की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। किसी और की बात कर ले, मान कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब देखो कोई ना कोई किसी ना किसी मान लो इस इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी इसके अपोजिट में, इसके जो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इस जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनके सारों की एवरेज वेलोसिटी, किसी एक की बात नहीं कर रहा, टोटल की बात करो, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो। अगर एक की बात करें उसकी तो कोई ना वेलोसिटी आएगी अपने पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बिकम जीरो अनलेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज ऑन देयर। एवरेज वेलोसिटी कब तक जीरो रहेगी, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना हो। जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो जाएगा तब उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। वो आपको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा क्यों नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या करें, अगर उन पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी फ्री इलेक्ट्रॉनों की, जीरो। जैसे ही उन पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो जाता है, जैसे उन पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो जाता है तो वो क्या होगा, उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। चलो मैं आपको यही बता देता हूं। देखो ये मेरे पास क्या एक कंडक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, ये सारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं। कोई इधर जा रहा है, कोई, ये मैंने सारी की सारी इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन दिखा दी। अब जैसे मैं इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रख दिया, जिसकी डायरेक्शन ये है, इसको उठाया और एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाके रख दिया, और अपने को पता है अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर अपने पॉजिटिव आयन को लाके रखते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अपने इस डायरेक्शन में शो हो रही है, ठीक है, इधर वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। पॉजिटिव आयन लाके रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कहां लगेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। मतलब इन सभी का
जो पाथ होगा वो सेम होने लग जाएगा, सारे के सारे क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाले, क्योंकि सभी देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसका इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तब सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। अब सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उनका एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं रहेगी। कब, जब उन पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो जाता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, तब उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हुआ, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, दिस इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट करंट फ्रॉम द कंडक्टर इज जीरो। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंस है, तो जो अपने को करंट मिलेगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडक्टर दिखा हुआ है, जो ये आपको ये यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनों के पाथ है, कोई मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, सभी का पाथ देखो रैंडमली है, सभी का पाथ क्या है, रैंडमली है यहाँ पे। तो देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ, इसमें मान लो एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एन फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन आर u1 u2 डैश 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 u1। ठीक है, अब देखो मान लो जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी मान ली u1, सेकंड है उसकी मान ली u2, थर्ड है उसकी मान ली u3, जो n इलेक्ट्रॉन है उसकी nवें की जो वेलोसिटी है un। तो इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, अपनी एवरेज निकालते हैं, सभी वेलोसिटी को जोड़ दें और जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन है उनका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो u एवरेज u1 प्लस u2 डैश 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 प्लस में u1 अपॉन में n क्यों है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपने को पता है अगर एक्सटर्नल फील्ड देखो इसके अंदर अप्लाई नहीं है, तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। बात समझ आई। तो ये आ गया अपने पास किसी मेटल के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, अपने बात करते मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसे होता है और उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। कब जीरो होती है, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हो। ये था अपने पास आज का टॉपिक। थैंक यू।